नमस्कार, धनलक्ष्मी सूत्रा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और ये है हमारी वो खास सीरीज जिसमें हम फाइनेंशियल कोच विनायक सप्रे जी के साथ मिलकर बचत से, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई बहुत छोटी छोटी बातें समझने की कोशिश करते हैं। और ये सीरीज भी ऐसे ही लोगों के लिए है जो बहुत फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं है, बल्कि मैं कहूँ तो इलिटरेट्स हैं, लेकिन अब लिटरेट होने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ साथ। तो क्या छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए जब भी हम अपने पैसों के बारे में सोचते हैं? क्योंकि जैसा विनायक सप्रे जी ने कहा कि भाई पैसे हम सब कमाते हैं, लेकिन कुछ काम करके, कुछ बचत या इन्वेस्टमेंट करके हम उस बैंक में रखे हुए पैसे को बढ़ा भी सकते हैं। हमें से ज्यादातर लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, तो कौन से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जहां पर रिस्क ना हो? तो अभी तक 3 एपिसोड्स धनलक्ष्मी सूत्रा के मैं कर चुकी हूँ। सबसे पहले एपिसोड में तो हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे हम सबको फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत जरूरी है। जो अभी तक हम, इंक्लूडिंग मी, आराम से कह देती थी मैं कि मुझे पैसों की बातें समझ में नहीं आती। ये कहना कोई समाधान नहीं है। थोड़ा थोड़ा अगर आप पैसे कमाते हैं तो उनको बचाने और बढ़ाने के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हमने बात की कि कैसे हमें भेड़चाल से बचना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर इस व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या इस शेयर में इन्वेस्ट किया तो हमें भी करना चाहिए। तो उस भेड़चाल से बचना ही अच्छा होता है, क्योंकि हम में से हर किसी की जरूरतें अलग होती हैं, हम में से हर किसी का स्वभाव अलग होता है, पैसों को लेकर कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो सब अलग होती है। और तीसरे एपिसोड में हमने बात की थी कि इन्वेस्टमेंट में देर ही दुर्घटना है। तो जैसा कि हमने आपको लगातार बताया कि विनायक सप्रे जी कबीर रहीम के दोहों के जरिए, अकबर बीरबल की कहानियों के जरिए हमें इन्वेस्टमेंट के सूत्र, जो हम धनलक्ष्मी सूत्रा कह रहे हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं। और वो यही कहते हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में भी वही बात है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्योंकि जितना हम देर करते रहेंगे हम अपने नुकसान ही बढ़ाते रहेंगे। अब आज विनायक सप्रे जी हमें ऐसी कौन सी टिप हमारे इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को लेकर देने वाले हैं, उन्हीं से जानते हैं। विनायक सप्रे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ऋचा जी, और आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन अच्छा है, हम जहां से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे कि सांचे कोई न पति जई झूठे जगपति आए, सांचे कोई न पति जई झूठे जगपति आए, गली गली गोरस फिरे मदिरा बैठी बिकाए। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि लोगों को, चाहे वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो या ग्लैमर की इंडस्ट्री हो, फ्लैम्बॉयंसी बहुत अच्छी लगती है लोगों को, दिखावा बहुत अच्छा लगता है, दिखावा बहुत अच्छा लगता है और उसके पीछे लोग भागते हैं। तो कबीर साहब का जो दोहा ये कहता ये है कि लोगों को, जो सच्चे लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है लोगों को समझाने के लिए। अगर मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा ही परिश्रम के जैसा है कि दूध को बिकने के लिए गली गली घूमना पड़ता है, और शराब जो है वो अपनी जगह बैठे बैठे बिक जाती है, चाहे वो मौसम कोई भी हो, है ना। तो उसी तरह से क्योंकि लोगों को उसमें एक्साइटमेंट दिखाई देता है। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पर भी ये होता है कि आप पाएंगे कि लोग, जब शोर शराबा इतना होता है, ट्विटर पे भी अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे तथाकथित जो एक्सपर्ट हैं वो आपको सलाह देने लगते हैं कि मैंने पिछले 6 महीने से जो रिकमेंडेशन किया वो 4 गुना हो गया। और ये बड़ा अच्छा मौसम है, जब तेजी का मौसम होता है स्टॉक मार्केट में, तब मैंने बोला था कहने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। तो विनायक, जो आपने दोहा बोला है, मुझे भी रैंडम एक ख्याल आया, क्या ये शेयर्स पर भी मतलब जैसे फिट हो सकता है कि भाई जिनके बहुत नाम होते हैं उनके पीछे सब लोग भागते हैं? जरूरी नहीं हो कि वही उसी शेयर में इन्वेस्ट करना सबसे वाइज डिसीजन हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको हम बिहेवियरल फाइनेंस की भाषा में अथॉरिटी बायस कहते हैं। तो जब भी कोई अथॉरिटी बात करती है ना, तो लोग कहते हैं अच्छा ये फलाना इतना बड़ा ब्रोकर है, इसने बात कही है तो इसमें दम होगा। लेकिन आपने जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन देते समय एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि ये मेरा और आपका स्वभाव जो है वो अलग अलग है, मेरी आपकी जरूरतें अलग अलग है, उस हिसाब से हमको निवेश करने की आवश्यकता है। पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंस के पहले पर्सनल आ रहा है, मतलब व्यक्तिगत है। और ये हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, उस हिसाब से लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बजाय इसके कि बाजार में क्या शोर हो रहा है, क्योंकि अक्सर नहीं तो लोग हाथ जला बैठते हैं। जी, तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं और मुझे, सपोज आज हम चलिए स्टॉक्स की, शेयर्स की बात करते हैं,
तो मेरे नेचर के हिसाब से और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या फैक्टर्स मुझे दिमाग में रखने चाहिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले, अगर आप 3 या 4 फैक्टर्स बताना चाहें? जी, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखने की जरूरत है। जब मैं बात कर रहा हूँ रिस्क प्रोफाइल की, कि हो सकता है कि कोई शेयर जिसने आपको सजेस्ट भी किया हो वो बहुत अच्छा शेयर हो, लेकिन क्या आपका रिस्क प्रोफाइल जो है वो खरीदने के लिए अलाउ करता है? अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं कि फर्ज करिए कि एक 25 साल का नौजवान है, ठीक है, आमतौर पे जो थंब रूल कहता है कि 25 साल का लड़का ज्यादा रिस्क ले सकता है, लेकिन अभी अगली लाइन ये है कि 25 साल के लड़के के पिताजी नहीं है और बहन की शादी होने वाली है और माँ नौकरी करती है, तो शी इज द ओनली अर्निंग मेंबर। अभी 25 साल के लड़के को बस जुम्मा जुम्मा नौकरी लगी और शायद घर का कुछ कर्ज भी चल रहा है, तो क्या वो रिस्क लेने की स्थिति में है? उसका उत्तर है नहीं, राइट। लेकिन वही ऐसा भी हो सकता है कि कोई 45 साल का व्यक्ति हो और उसके पास कोई कर्ज ना हो सर पे और अच्छा खासा पहले से ही जो कुशन जिसको हम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा, तो वो ज्यादा रिस्क ले सकता है। तो ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपकी जो स्थिति है आज की डेट में, उस समय के हिसाब से, क्योंकि जब आप शेयर्स की खासकर जब बात करते हैं तो आपकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा ये वोलेटाइल हो सकता है। तो हम आमतौर पे क्या कहते हैं कि फलाना इन्फोसिस का शेयर 100 रुपए का इतना हो गया, इतने पैसे बन गए, लेकिन उस दौरान जो यात्रा है, उस दौरान बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, तो उसको सहने की क्षमता हमारे अंदर है या नहीं है या नहीं, एग्जैक्टली। और अगर गॉड फॉरबिड अगर ये बहुत नीचे गिर गया और उसी समय आपको पैसे की जरूरत हुई, तो आपके पास कुशन है या नहीं है। तो ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जब ये रिस्क ले रहे हैं तो उसका उस रिस्क में आप कितना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं कि अगर कोई कंटिंजेंसी आती है, जो हमने पहले बात की कि कोई डोरबेल बजा के कंटिंजेंसी नहीं आती, तो अगर कोई ऐसी कंटिंजेंसी आई तो क्या आपके पास पैसा है, लिक्विडिटी है या नहीं। तो ये मोटा फौरी तौर पे अगर आप ये कहें कि आप इस तरह से अंदाजा या एक आकलन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का और उस हिसाब से रिस्क लीजिए। जी, एक बार याद है आपको शुरू में हमने बात की थी कि किसी भी एक तरह के इन्वेस्टमेंट में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स, चलिए थोड़ा पैसा आपने शेयर्स में लगाया, थोड़ा आपने फिक्स डिपॉजिट किया या आरडी किया। अगर मैं आज आपसे, चूंकि हम कुछ कदम आगे चले हैं, समझना चाहूँ कि अगर एक एक्स अमाउंट मेरे पास अकाउंट मेरे सेविंग्स में है, जो अभी मैं अगर साइड कर दूं तो मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर 100 रुपए है मेरे पास जो मैं कहूँ कि अब इसको मैं कहीं कहीं सेव कर सकती हूँ, आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के सेविंग्स के माध्यमों में कितना कितना परसेंट सजेस्ट करेंगे कि भाई इतना परसेंट आपको शेयर में लगाना चाहिए वो 100 रुपए का? एक्चुअली उसका कोई थंब रूल एज सच नहीं है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से जैसे अगर मैं पूछूं तो मैं तो यही कहूंगा कि डायरेक्ट शेयर में आमतौर पे एक रिटेल निवेशक को सीधा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा। बजाय उसके वो म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाए, क्योंकि जो एक्सपर्टीज चाहिए शेयर्स खरीदने की, वो एक आमतौर पे, जैसे हम आप जैसे लोग हैं जो 8-10 घंटे काम कर रहे हैं दिन में, तो मुझे रिसर्च करने की फुर्सत नहीं है, मुझे बैलेंस शीट पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तो कहीं सुनी बात के बजाय अगर हम किसी ऐसे एक्सपर्ट को ही वो पैसा दे दें जो मैनेज कर रहा है पैसा विद अ नॉमिनल फी, तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा जो थंब रूल के हिसाब से अगर मैं कहूँ कि 3 से 6 महीने का जो आपका घर का खर्च है, वो हमेशा लिक्विड में रहना चाहिए, चाहे वो सेविंग बैंक में हो या एफडी में हो, ताकि एज एंड व्हेन जरूरत पड़े आप तुरंत उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद जो आपकी टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स स्ट्रक्चर, आप चाहे तो जो म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स होते हैं या बैंक एफडीज होती हैं, जो कि आप 2 साल से लेके 4 साल तक के निवेश के लिए वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। और जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जहां आप बात कर रहे हैं 8 साल, 10 साल, 12 साल की, उसके लिए आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट अगर आप करें थ्रू जो आप म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आप हर महीने निवेश करें,
तो वो बेहतर साबित होगा। लेकिन उसके लिए बात वही है कि धैर्य और अनुशासन, धैर्य, हाँ, उसके लिए धैर्य, और उतना पैसा लगाएं जो तुरंत आपकी भी जरूरत, आपको पता है कि ये बिल्कुल ही एक्स्ट्रा है और जरूरत नहीं पड़ेगी उस पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर मैं अपनी बात करूं, मान लीजिए, तो 20-25 मैं 22 साल का था तब से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मतलब पहली नौकरी लगी और मैंने निवेश करना शुरू कर दिया, ठीक है। और शुरुआत ऑब्वियसली मैंने बैंक की आरडी से और पीपीएफ से, इन सब से की, और देन ग्रेजुअली मैं म्यूचुअल फंड की तरफ आया 2-3 साल बाद, क्योंकि मैंने ज्वाइन भी कर लिया म्यूचुअल फंड के बाद। तो उसका फायदा ये होता है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जो चाहिए जीवन में, वो मिलने आसान हो जाती है। और मैं क्यों बात करता हूँ कि लोग रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता हूँ। इस वजह से कि अगर आप देखिए आज की जो जनरेशन है वो एक तो जल्दी में है, और दूसरी बात यह है कि एक लोगों को ऐसा लगता है कि वो, अगर मेरे फादर ने 60 साल की उम्र तक काम किया तो मुझे भी 60 साल की उम्र तक काम करने को मिलेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर आप अपने आसपास देखिए तो आज ही की डेट में अगर आप देख लीजिए तो कितने सारे लोग ऐसे हैं who are being forced to retire around 50। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी से जल्दी पाने की कोशिश कीजिए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हमें काम करना चाहिए। अगर एक्सपर्टीज नहीं है, बहुत नॉलेज नहीं है, तो डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बजाय म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और 3 से 6 महीने की जो हमारी जो खर्चे हैं महीने के, वो हमें किसी भी ऐसी जगह सेविंग में रखना चाहिए जो तुरंत लिक्विड हमें अगर जरूरत पड़े तो हम कर सके। वो चाहे एफडी हो जिसको हम तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, वो वेल्थ प्रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, और जो आज आपने दोहे से शुरू किया था, तो वो मुझे लगता है कि ऐसे लोग भी, चाहे ब्रोकर्स हों या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हों या ऐसे शेयर्स हों या ऐसे सेविंग्स के ऑप्शंस हों जो जहां हमें चकाचौंध दिखती है, जरूरी नहीं कि हम उसी की तरफ भागें। हमें कौन कितना जेन्युइन है वो देखने की जरूरत है, सोच समझ कर। चलते चलते ये और बता दें कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो किस बारे में बात करेंगे? अगली बार हम जब मिलेंगे तो हमारी बात थोड़ी सी शुरू हुई जरूर फाइनेंशियल फ्रीडम पे। तो कबीर साहब का जो दोहा है कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इसको परिभाषित करिए फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मैं कहता हूँ कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह असली शहंशाह। तो द स्टेज ऑफ लाइफ वेयर जहां आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था पाने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आना चाहती हूँ स्टेज पे जल्दी से जल्दी। तो जैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि मुझे मन करता है, बहुत जल्दी काम करना शुरू किया था बहुत कम उम्र में, तो अब जल्दी रिटायर होना चाहती हूँ। लेकिन आज आपने मुझे सिखाया है कि रिटायरमेंट इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती हूँ मैं, कि मुझे काम करना जरूरी ना हो, करूँ तो अपनी मन मर्जी से करूँ। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन। जितनी जल्दी मिल सकेंगे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।